कंसिडरेशन पे। कंसिडरेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी एग्रीमेंट के लिए एक एसेंशियल चीज़ है। जब तक कंसिडरेशन नहीं होती उस वक्त तक आप कह सकते हैं कि कोई भी वैलिड एग्रीमेंट या कोई भी जो है आप कह सकते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बाद में वही एग्रीमेंट जाके जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तब तक नहीं हो सकता जब तक कंसिडरेशन उसमें शामिल ना हो। कंसिडरेशन बेसिकली क्या है? कंसिडरेशन इज व्हाट अ प्रोमिसर डिमांड फॉर हिज प्रॉमिस, या दूसरे अल्फाज में वो कहते हैं एन एग्रीमेंट इज इनफोर्सेबल व्हेन बोथ द पार्टीज टेक समथिंग एंड गिव समथिंग, दिस समथिंग गिवन और टेकन इज कॉल्ड कंसिडरेशन। सेक्शन इसकी अगर सेक्शन की डेफिनेशन देखें तो सेक्शन 2D जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन है 2D ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है 1872 इसको डिफाइन करता है। डिफाइन कैसे करता है? वो कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, प्रोमिसर की ख्वाहिश के मुताबिक, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, प्रोमिसी खुद ब खुद या उसके बिहाफ पर कोई और इंसान कुछ ऐसा काम करे या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग या करने से रुक जाए, और डज या करे या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, such act or abstinence is called promise, some act or abstinence or promise is called consideration। अब इसकी इलस्ट्रेशन ये है, ए एग्री टू सेल हिज हाउस फॉर रुपीज 10 लाख, फॉर टू बी फॉर ए द कंसिडरेशन इज 10 लाख एंड बी इज द कंसिडरेशन जो है वो हाउस होगा। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि आप जिस चीज़ के बदले में कोई चीज़ बेचना, आप जिस चीज़ के बदले में कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, तो समझने की बात सिंपल सी ये है कि चीज़ के बदले चीज़। अब घर जो है वो कंसिडरेशन, अगर ए है वो अपना घर सेल करना चाहता है तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या होगी? जो पैसे होंगे जो कि वो लेगा बी से, और बी के लिए कंसिडरेशन क्या होगी? वो घर होगा कि भाई मैंने पैसों के बदले में घर ले लिया। चीज़ के बदले चीज़ जो है उसको आप कह सकते हैं कि कंसिडरेशन है। और जो यहाँ पर बहुत सारी इलस्ट्रेशन आ जाती है, सिर्फ आपको जहन में ये रखना है कि जहाँ पर प्रोमिसर, यहाँ पर आपको पता है कि डिज़ायर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मतलब मैं अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी गाड़ी बेचना चाहती हूँ, अपना मोटरसाइकिल है, अपना मोबाइल है, जो चीज़ मैं सेल करना चाहती हूँ मैं अपनी जो ख्वाहिश के मुताबिक ही उसको सेल करूँगी। अब दूसरी, जब मेरी ख्वाहिश ही नहीं है सेल करने की, पहली बात मैं तो उसको सेल ही नहीं किया जा सकता क्योंकि फोर्स तो यहाँ पे है नहीं। हाँ, मजबूरी हो सकती है कि भी मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब जब मैं उसको सेल के लिए करूँगी, मतलब फिर भी तो मैं अपनी मर्जी से उसको सेल कर रही हूँ ना, तो ये मेरी डिज़ायर है। अब डिज़ायर क्या है कि जो प्रोमिसी है, जो उसको लेने वाला है, वो मेरी डिज़ायर के मुताबिक, अब मैं 10 लाख रुपए की अमाउंट कह के कोई चीज़ बेच रही हूँ और वो उसको 10 लाख रुपए नहीं हो, मुझे 8 लाख रुपए दे रहा है, तो मतलब वो मेरी डिज़ायर के मुताबिक तो नहीं दे रहा। जब मेरी डिज़ायर के मुताबिक प्रोमिस कोई चीज़ करेगा, कोई एक्ट करेगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि भाई इसने प्रॉमिस जो है उसको फुलफिल किया है, फिर बाद में जाकर वो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पर एब्सटिनेंस का लफ्ज़ है, एब्सटेन का मतलब होता है रुक जाना। अब यहाँ पर कुछ करना कुछ ना करना भी होता है, जैसे कि एक्टर्स होते हैं काफ़ी दफ़ा वो क्या करते हैं, ये स्पेशली एक्टर के लिए एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि अगर वो कहते हैं कि हम आपके प्ले में काम करेंगे इतने महीनों तक, एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद हम उस दौरान किसी और के प्ले में काम नहीं करेंगे, तो मतलब अब या मैं कह दूं कि मैं आपको 10 लाख रुपए पे करूंगी, आप 1 महीने के लिए किसी और के पास काम नहीं करेंगे। अब उनका जो काम करना बेसिकली है, जो उनकी एक्टिंग है, वो क्या है? कंसिडरेशन है मेरे लिए कि वो मेरे प्ले में काम कर रहे हैं, और उनके लिए कंसिडरेशन जो मैंने उन्हें 10 लाख रुपए देने हैं, तो ये एब्सटेन हो गए ना, वो रुक गए कि अब वो नहीं करेंगे, उन्होंने वादा किया। तो ये एक्ट और एब्सटिनेंस दोनों इसमें आते हैं। ये डेफिनेशन है कंसिडरेशन की कि कंसिडरेशन बेसिकली होता क्या है। एसेंशियल और वैलिड कंसिडरेशन है। अब इसके हम पढ़ेंगे कि एसेंशियल्स कौन कौन से हैं।
इसके जब भी असेंशियल निकाले जाते हैं या इंग्रेडिएंट निकाले जाते हैं तो हमेशा उसकी जो लीगल डेफिनेशन है उसको ध्यान में रखा करें। लीगल डेफिनेशन मतलब जो एक्ट में आप यहाँ पे बताई गई है कानूनी जबान में उनका, जैसे सेक्शन 2D मैंने आपको बताया था कि 2D में जो डेफिनेशन है उससे ली जाएगी। अब उसके असेंशियल में पहले कह रहा है कि डिजायर ऑफ द प्रोमिसर फॉर अ वैलिड कंसिडरेशन द एक्ट आर एक्सीडेंट्स व्हिच परफॉर्म द कंसिडरेशन मस्ट बी डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। It means that any act performed at the desire of the third party and without the desire of the promisor cannot be a consideration. इसकी एग्जांपल देता है, A saved B's house from fire. B did not ask for help. A cannot demand payment for his service because he acted voluntarily. ठीक है। अब मेरी डिजायर पर उसने मेरे घर को, वो कहता है एग्जांपल दी के एक ने दूसरे के घर को बचा लिया था, तो बाद में डिमांड करता है कि मैं आपका घर बचा चुका हूं तो आप मुझे उसके लिए कोई पेमेंट दे। वो कहता है मैंने मेरी डिजायर पे तो नहीं किया, तुमने अपनी मर्जी से काम किया। जहां पर डिजायर हो जाए, पहला है यही एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जहां पर प्रोमिसर उसे कहेगा जहां पर लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, ठीक है, या थर्ड पार्टी के कहने पर करते हैं, प्रोमिसर के कहने पर कुछ ऐसा नहीं करते और बाद में वो क्लेम करते हैं। अब थर्ड पार्टी है किसी उठ के एक हाउस बेच जाए कि इतने में मैं आपको सेल कराऊंगा और एक ही डिजायर ही ना हो उसको सेल करने की, क्योंकि ये हो सकता है चाहता हूं मैं 20 लाख में सेल करूं। तो मतलब कहने का है कि थर्ड पार्टी की डिजायर पर भी ना हो। या दूसरे सेंसों में ये एग्जांपल जो दी कि वॉलंटियरली तौर पर अगर कोई किसी के लिए कोई काम कर देता है, बाद में डिमांड करता है पेमेंट की, तो ऐसी कंडीशन भी ना हो। जहां पर प्रोमिसर की डिजायर हो, उसको ख्वाहिश हो कि आप बंदा बी ए बंदा कहे कि भाई बी मेरे ये चीज़ कर दे तो मैं उसको इतने पैसे दूंगा या मैं अपनी फलानी चीज़ उसको दूंगा। तो गिविंग समथिंग और टेकिंग समथिंग ये अपने जहन में रखिएगा। अब यहाँ पर खिदमत की बात आ रही थी ना कि उसने उसके रिवार्ड लेने के लिए, इनाम लेने के लिए कहा था कि मैं अपना आपका घर बचा चुका हूँ। फिर दूसरी है प्रोमिसी और अदर पर्सन। ये प्रोमिसी और अदर पर्सन दूसरे एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। डेफिनेशन दूसरी है प्रोमिसी और अदर पर्सन, ये दूसरा आ गया। ये डेफिनेशन तोड़ रहा है, सारे तोड़ फोड़ करके उस डेफिनेशन को ही वो यहाँ पे एडजस्ट करेगा। At the desire of the promisor, a consideration may move from the promisee or any other person. It means a person can sue on a contract even if the consideration for promisee moved from a third party. A gifted property to her daughter or on the condition that she would pay certain amount annually to A's brother, or promise to pay the amount to her uncle C. Neither or refuse to pay C sued, held C could recover the amount as the consideration has moved from A to C. यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात जहाँ पर मैंने आपको बताया वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पर है कि एक बंदा है, फर्ज किया, उसको कहता है कि मैं अपनी भतीजी को या किसी भी अपनी बेटी को या किसी को कहता है कि मैं तुम्हें ये घर कंडीशनली तौर पर गिफ्ट कर रहा है। यहाँ पर वो कंडीशनली तौर पर कर रहा है, उसके साथ कोई ना कोई शर्त लगा रहा है। कैसे कि मैं तुम्हें ये घर सेल कर गिफ्टेड प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, गिफ्ट के फॉर्म में तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे कर रहा हूँ कि तुम क्या करोगे, तुमने अपने फलाने अंकल को एनुअली तौर पर कुछ ना कुछ जो पेमेंट है वो देनी है। अब घर उसके लिए है। अब कंसिडरेशन जो परली साइड से देखे तो एनुअली तौर पर जो भी पेमेंट होगी वो होगी। बाद में वो कहते हैं उसके मरने के बाद या जैसे भी उसकी जिंदगी में अगर वो मना कर देती है कि मैंने घर तो ले लिया लेकिन मैंने पेमेंट नहीं करनी, तो जिसके थर्ड पर्सन जिसकी फेवर के लिए थी कंसिडरेशन दी गई थी, हाउस जिसकी फेवर के लिए दिया गया था ना कि उसको एनुअली तौर पर पेमेंट की जाएगी थर्ड पर्सन को, तो वो थर्ड पर्सन भी यहाँ पर सू कर सकते हैं। उसकी फेवर में जा रही थी ना। एक को तो देखिए बाप था, बाप ने समझ ले मकान दे दिया अपनी बेटी को गिफ्टेड, कंडीशन पे दिया कि तुम अपने फलाने चचा को एनुअली तौर पर 15,000 या 20,000 उसके लिए अमाउंट दोगी। अब घर जो था उसके लिए कंसिडरेशन थी और जो पेमेंट थी वो दूसरी पार्टी के लिए कंसिडरेशन थी। अब अगर बाद में जो जिसके लिए घर दिया गया है, जिस बेटी को घर दिया गया, वो बाद में इनकार हो जाती है कि मैंने नहीं इसको अब पेमेंट करनी है, तो जिसके फेवर में वो चीज़ जा रही थी वो थर्ड पर्सन था,
कंसिडरेशन भी थर्ड पर्सन के भी आप उसके लिए जा रहे थे, तो वो सू कर सकता है कि आपके वालिद ने आपको घर दिया था तो वो इस कंडीशन पे दिया था कि आप मुझे एनुअली पे करेंगे। वो कंसिडरेशन थर्ड पर्सन के लिए इस तरह से होती है। और यहाँ पर वो कहता है एक्ट, एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस, ये थर्ड वन इसका इंग्रेडिएंट है। ये एसेंशियल वर्ड लेंगे आपको जो इसके एक्ट की डेफिनेशन याद हो जाएगी। एक्ट है, ये थर्ड है। एक्ट, एब्स्टिनेंस, प्रॉमिस, वो कहते हैं आ कंसिडरेशन में बी एन एक्ट, फॉर एग्जांपल डूइंग ऑफ समथिंग इन दिस सेंस कंसिडरेशन इज अ पॉजिटिव फॉर्म। ये पॉजिटिव सेंस में है ना, कुछ करने के लिए कंसिडरेशन जब कोई चीज करने के लिए हो, जैसे कि पी एग्री टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस फॉर ₹10 लाख, ए प्रॉमिस टू पे 10 लाख इन दी कंसिडरेशन फॉर पी प्रॉमिस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दी हाउस। कोई तामीर करने वाला आकर एक कह देता है कि मैं तुम्हारा घर तामीर कर दूंगा लेकिन 10 लाख रुपए के बदले में कर दूंगा। एक्ट फेल है, करने की सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में, इसीलिए एक्ट लिखा हुआ है। अब है एक्ट के बाद है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव का मतलब है ना करने के लिए। अब ना करने के लिए मैंने आपसे ये कहा था कि ए प्रोमिसेस नॉट टू सू बी इफ बी पे हिम एडिशनल 5000 द एब्स्टिनेंस ऑफ ए इन द कंसीडरेशन फॉर बीस पेमेंट। अब वो कहता है यहाँ पर एग्जांपल आ जाती है कि मतलब वो कहता है कि मैं तुम्हें 5000 रुपए अगर तुम मुझे दे दो तो अब या मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम मेरे खिलाफ जो है ये दावा दायर नहीं करोगे। तो ये एब्स्टिनेंस की सेंस में चला जाता है, नेगेटिव फॉर्म में है कंसीडरेशन। सू फाइल करना एक ही कंसीडरेशन होगी और दूसरे का कंसीडरेशन क्या होगा, पैसे। फिर है प्रॉमिस क्या है, फॉर अ वैलिड कंसीडरेशन देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस फ्रॉम बोथ साइड। इट मीन दैट देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस बाय वन पार्टी अगेंस्ट द प्रॉमिस ऑफ अदर पार्टी। A agreed to sell his house to B for ₹30 lakh. B promised to pay 30 lakh in the consideration for A promise. A promise to sell the house is the consideration for this promise. प्रॉमिस का मतलब यह है कि प्रॉमिस करता है कि मैं आपको अपना जो घर है 30 लाख रुपए में सेल करूंगा। बी कहता है कि ठीक है, घर और कंसीडरेशन, यहाँ पर प्रॉमिस उसने शो की इस इलस्ट्रेशन में। तो यहाँ पर है कि एक्ट हो, एब्स्टिनेंस हो और प्रॉमिस हो कि हम इस तरह से ये एक्ट करेंगे या हम इसको नहीं करेंगे। ये तीनों सेंसेस जब इकट्ठे हो जाएंगी तब आपकी ये डेफिनेशन डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। पहला इंग्रेडिएंट, सेकंड इंग्रेडिएंट क्या था, प्रॉमिसी और थर्ड पर्सन, ठीक है, या आप यहाँ पर ले सकते हैं अदर पर्सन। फिर क्या है, डूइंग क्या है, एक्ट है, एब्स्टिनेंस है और प्रॉमिस टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग। प्रॉमिस दोनों लफ्जों में लग गया। ये इसकी इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक हो गया। ये डेफिनेशन भी पूरी हो गई है और ये इसके इंग्रेडिएंट भी तकरीबन पूरी हो गए हैं, लेकिन इन्होंने एक इजाफी तौर पर 2-4 इंग्रेडिएंट इनसे डेफिनेशन से हटकर भी लिखे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट का मतलब पता है पुराना, पहले कोई काम कर लेना उसके बाद है। पास्ट कंसीडरेशन व्हेन द कंसीडरेशन इज गिवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एन एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट होने से पहले कोई अमाउंट दे दी जाए, इट इज कॉल्ड पास्ट कंसीडरेशन। इट इज नॉट अ वैलिड कंसीडरेशन। When an act is doing voluntarily without any promise for consideration, it is a past consideration and the person doing that get no compensation, but the promise is made to compensate a person who has rendered him services, then past consideration is a valid consideration. एग्जाम्पल सिंपल है कि पास्ट कंसिडरेशन बेसिकली वैलिड कंसिडरेशन नहीं होती, क्योंकि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि वॉलंटरली तौर पर पहले कर लिया जाए तो बाद में हम उसको क्लेम नहीं कर सकते किसी बंदे से, दूसरे से पैसे कि आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है। लेकिन यहाँ पर अगर प्रॉमिस हो जाए पार्टीज के दरमियान, प्रॉमिस कैसी होगी, देखिए एक ने ए ने बी के बच्चे को की जान बचा ली, अब बी ने उसे कहा, उस वक्त वो वॉलंटरली तौर पर उसने बताया था वो किसी रिवार्ड का हकदार नहीं था, वो किसी कंसिडरेशन का हकदार नहीं था, लेकिन उसी दौरान
इंसान जो है बी अल्फाज बयान कर देता है या प्रॉमिस करता है उससे कि तुमने क्योंकि मेरे बेटे की जान बचाई है तो मैं फलाना 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 गिफ्ट जो है या फलानी प्रॉपर्टी जो है या इतने पैसे जो है मैं तुम्हें इसके बदले में दूंगा। तो पहले तो वो वैलिड नहीं थी, लेकिन जब इसने प्रॉमिस किया, जब ये प्रॉमिस हो गया तो फिर ये कंसिडरेशन वैलिड बन जाती है। फिर दूसरी है प्रेजेंट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन आपको पता है इमीडिएटली तौर पर ये है पॉइंटर लेके पैसे ले लिए, एक ही कंसिडरेशन बी के लिए है, ये आपकी जो है प्रेजेंट है। और फ्यूचर कंसिडरेशन ये है व्हेन द कंसिडरेशन बोथ साइड इज मूव एट द फ्यूचर डेट इट इज कॉल्ड फ्यूचर कंसिडरेशन। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं आपको 10,000 रुपये जो पे करूंगा और आप उसके बदले में मुझे जो है क्या करेंगे, टेबल जो है वो मुझे सेंड करेंगे, आप वो भी फ्यूचर डेट है और टेबल भी फ्यूचर डेट पे आना है, तो ये फ्यूचर कंसिडरेशन इस सेंस में जाएगी। 10 दिन के बाद इसकी भी डिलीवरी होनी है अपना समझ लें टेबल की भी, और 10 दिन के बाद आप पेमेंट होते हैं। ज़्यादातर आप ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो आप ऑनलाइन बुकिंग करती हैं जो डिलीवरी आती है, आप ऑन सपोर्ट उसको पैसे देती हैं, ऑन सपोर्ट आपका उसको पेमेंट कर रहे होते हैं, ऑन सपोर्ट आपको चीज़ मिल रही होती है। या अक्सर पहले हम फ़ोन कर देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं कि हमें इतनी चीज़ें चाहिए, पेमेंट ऑन डिलीवरी होती है। अच्छा, नॉट नेसेसरी एडिक्वेट। मुनासिब होना लाजमी नहीं। 10 लाख का मकान है, कोई अपनी मर्जी से 5 लाख में सेल कर रहा है, कंसिडरेशन उसके मुताबिक की नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कंसिडरेशन उसके मुताबिक की ही हो, क्योंकि यहाँ पर हर इंसान की मर्जी होती है वो कोई चीज़ कितने में बेचना चाहता है। अब एक बंदा जिसकी चीज़ की कीमत कम है 10 रुपए का मार्केट में बिक रहा है, वो 20, जैसे कि अक्सर आपने देखा है कि जो टर्मिनल्स हैं या जो कैंटीन्स हैं उस पर प्राइस ज़्यादा होती है उन्हीं प्रोडक्ट्स की जो कि बाहर से इजीली सस्ते मिलते हैं। तो ये तो उसकी ख्वाहिश है, प्रॉमिसर की मर्जी है, प्रॉमिसी भी अगर उस पर एग्री होता है तो उसको खरीदने के लिए आता है, तो लाजमी नहीं कि उसके मुताबिक ही हो, बाज़ औक़ात उसके मुताबिक नहीं भी होती, मुनासिब नहीं भी होती कंसिडरेशन दूसरे के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और इसके साथ इन्होंने इजाफी की है कि ये जो कंसिडरेशन हो ना वो रियल में हो और कॉम्पिटेंट भी हो। रियल का क्या मतलब है, उसका वजूद भी हो, ख्याली ना हो। अब वो कहता है इट इज नेसेसरी दैट द कंसिडरेशन इज रियल एंड कॉम्पिटेंट। अ कंसिडरेशन इज नॉट कंसिडरेशन वैलिड इफ इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल, इलीगल, अनसर्टेन एंड अनरियल। अब फिजिकली इम्पॉसिबल क्या है, जो चीज़ फिजिकली तौर पर जिसकी प्रॉमिस नहीं की जा सकती, फिजिकली क्या वजूद जिसका ना हो। दूसरी है एग्जांपल देता है ए प्रॉमिस टू पे 1 लाख टू बी फॉर इज प्रॉमिस टू बीट सी। मतलब नहीं, पहली एग्जांपल है ए प्रॉमिस टू पुट लाइफ इन बीज डेड ब्रदर एंड बी प्रॉमिस टू पे हिम, कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, मेरे मुर्दा भाई को जिंदा करके दिखाओ। ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, तो ये कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगी। अब दूसरी कंसिडरेशन, जहाँ पर कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगी वहाँ पर वैलिड एग्रीमेंट भी नहीं होगा। दूसरी कंसिडरेशन कहता है लीगली इम्पॉसिबल। अब ये इसके आगे हैं लीगली इम्पॉसिबल, अब जो मुमकिन ही ना हो, कि जैसे कि वो कहता है ए प्रॉमिस टू पे 1 लाख टू बी ऑन हिज प्रॉमिस टू बीट सी, कि अगर तुम सी, आप 3 बंदे बैठे हैं, 4 बैठे हैं, आप उसमें से कहेंगे कि ए बी से कहता है मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तुम जाके सी को मारो, तो ये इलीगली है। फिर है अनसर्टेन कंसिडरेशन, जहाँ पर कंसिडरेशन सर्टेन ना हो, मतलब तुम मुझे भाई एक बाइक बेच दो, जो मुनासिब होगा मैं तुम्हें दे दूंगा, नहीं, दिस इज क्या है, अनरीजनेबल है, माकूल नहीं है, हमें अनसर्टेन है। हमें क्या पता, सर्टेन का मतलब होता है 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तकरीबन वाली आवाज ना हो उसमें, या मुनासिब की अल्फाज जब हम कहते हैं कि जहाँ पर कीमत तय नहीं होती तब मुनासिब की सेंस में आप चले जाते हैं। अदरवाइज जहाँ पर प्राइस वगैरह सारी क्लियर है तो उसको
क्लियर ही सर्टेन ही काउंट करें। कितने पैकेज, कितने जो है अपना आप कह सकते हैं कितने पैकेट जो है हम किसी चीज के बेच कर रहे हैं, कितने पैसों में कर रहे हैं, ये सर्टेन होनी चाहिए। मोटरसाइकिल है तो फलाना मोटरसाइकिल, घोड़े हैं तो उन घोड़ों में से कौन सा घोड़ा दे रहे हैं। अच्छा, कुछ अनरियल कंसिडरेशन भी होती हैं। अब जैसे कि consideration is unreal if it consists of promise or duty which a person is already responsible by law. C was summoned to give evidence in court for G. G promised to pay some amount. G refused to pay. C sued. Held the consideration was unreal as it was C duty. कि unreal consideration में अगर कोई कहता है कि भाई आप जाके उसको कहते हैं कि भाई एविडेंस देने के लिए कोर्ट में तुम्हें बुलाया गया, जैसे गवाहों को बुलाया जाता है, उसको इजाफी तौर पर जाके कोई खर्चा दे देता है, तो बाद में वो क्लेम करता है कि भाई ये जो इजाफी तौर पर खर्चा दिया है तुमने मुझे देना था और तुमने मुझे नहीं दिया, मैंने तुम्हारे लिए शहादत दी है, तो वहाँ पर वो कह सकते हैं ये गवाहान के लिए होता है, जो तलबीदा गवाह होते हैं उनका खर्चा होता है ना। अगर वो कोर्ट बाउंड करती है उन्हें कि आप आके कोर्ट में शहादत दें, अगर वो अब शहादत देने के लिए भी बाउंड है, लीगली तौर पर भी बाउंड है, वो बंदा शहादत देने का, इधर से पैसे की भी उसे ऑफर हुई, उसने एक्सेप्ट कर ली कि मैं पैसे के बदले में दे दूंगा, लेकिन वो पैसे उसे नहीं मिलते। बाद में अगर वो दावा करता है कि इसने मुझे वादा किया था कि पैसे पे करूंगा और तुम शहादत देना, तो वो उसका दावा सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि वो तो लीगली तौर पर बाउंड था उसको शहादत देने के लिए। अब कुछ एक्सेप्शन है कंसिडरेशन की, जहां पर कंसिडरेशन हम काउंट कर लेते हैं और ये कंसिडरेशन भी वैलिड ही होती है। ये एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन होगा और ये हम इंशाल्लाह जो है ये कल के लेक्चर में पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे।